हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बड़ी देर बाद प्योरली ऑनलाइन क्लास है। वैसे ऑनलाइन में ज़्यादा कवर होता था, आई हैव रियलाइज। तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और कोई ना कोई पंगे नहीं होते। ऑफलाइन में तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। आप क्लास से जाने लगे हो, रास्ते में कोई आ गया, किसी ने पकड़ लिया, कभी क्लास में कुछ हो गया। तो एफिशिएंसी वाइज तो भाई ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी है, ये तो मानना पड़ेगा। क्या लगता है? हाँ वैसे ठीक है कि हाँ ऑब्वियसली ऑफलाइन में मतलब कह लो कि थोड़ा वो हो जाता है इंटरेक्शन, और डांट पड़ जाती है गुरसाहिल को, या कुछ भी ऐसा, वो चीज़ें हो जा कर सकते हैं। हाँ जी, कौन सी डिस्कशन करनी है बच्चों हमें? EM waves, BD। चलो EM वेव्स में बताओ बच्चों। एक्सरसाइज 0 ए पार्ट, रेड आउट। डन। बी पार्ट। आपने देखा होगा बच्चों, बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन है ना सारे। डी पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्या हो जाएगा? 50% रिफ्लेक्ट हो रही है, 50% एब्सॉर्ब हो रही है ना? तो 50% के कारण तो टू वाली टर्म आएगी। मतलब आप इंटेंसिटी को 0.5 में ब्रेक कर दो, मतलब दो वेव्स मान लो 0.5 की, है ना? तो 0.5 वाले के कारण 2I/c लगेगा, और दूसरी 0.5 के कारण सिर्फ I/c लगेगा। हाँ जी। ई पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन डाउट है। आ, एक तो ई नॉट है, उससे आप इंटेंसिटी निकाल लोगे। इज इट निकल जाएगी ई नॉट से? एप्सिलॉन नॉट E RMS² C, है ना? और बाकी वो वेव इक्वेशन से वेवलेंथ निकल आएगी। एक्सरसाइज 1 ए पार्ट। बी पार्ट। डन।
बी के फोर्थ का आंसर बच्चों, हाँ इसमें एक इंफॉर्मेशन ये मिसिंग है। एक्चुअली ये क्लियर नहीं हो रहा है कि जो 10 सेंटीमीटर है वो अंदर है या बाहर है ना। मतलब वैसे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बाहर वाला ही होना पड़ेगा ना, नहीं तो अंदर वाले से तो फिर होगा ही नहीं। राइट बच्चों, मतलब क्योंकि फिर रेडियस गिवन होना चाहिए था। एट्थ क्वेश्चन, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, कैसे चेंज हो रही है, मतलब ये डी बाई डी टी दिया हुआ है ना। डी बाई डी टी से करंट बना दो डिस्प्लेसमेंट वाला, और फिर उस पर अपना वो फॉर्मूला लगा दो। कैपेसिटेंस क्यों चाहिए हमें? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया तो फ्लक्स बन गई, एरिया तो है ही, तो बस, तो फिर तो सीधा ही हो जाएगा ना। सी तो कहीं आया ही नहीं। डी पार्ट, ई पार्ट, ई टू। ओके, अच्छा यहाँ पे जो टर्म लिखी है दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब ये एच है ना। तो एच से आप बी बनाओगे, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके। बट उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें बस ये देखना है एक्चुअली कि see, हमें ये तो पता ही है कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया होता है, एक तो सबसे पहले ये इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है ना। अब ये एवरेज की बात तो हो नहीं रही, तो इंस्टेंटेनियस जो थी उसका क्या रिजल्ट निकाला था हमने, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। तो अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो वो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी हो गई। राइट बच्चों, तो आइडियली तो हमें ये बाद वाला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, 0.265। हमारा आंसर तो सिर्फ फर्स्ट वाले से ही आ जाता है। बट यस, क्या आप
बच्चों ये चेक करके देख सकते हो कि अगर आप उससे निकालते हो क्या उससे भी वही आंसर बनता है अगर उसको बी में कन्वर्ट करके हम निकालें। किसी ने किया था ये ट्राई? ट्राई करना, ठीक है, कि मतलब आंसर उससे भी आना चाहिए। ओके, और कोई क्वेश्चन बच्चों ई पार्ट में? ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 2 थी एसी की। हाँ जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, वॉटलेस कंपोनेंट। बच्चों ये ना नोट्स में लिख भी लो। एक जरा सा पॉइंट है, जब बच्चों हम पावर लिखते हैं ना, इसको ना हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई करंट का जो कंपोनेंट, जैसे जो फॉर्मूला बना था हमारा इंस्टेंटेनियस का, वो ई नॉट ये ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई बन गया ना। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि जो तो जैसे जैसे वेक्टर्स होते हैं ना, हम ऐसे बोल देते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम बोल देते हैं ऐसे कि कंपोनेंट ऑफ करंट विच प्रोवाइड्स पावर या विच प्रोड्यूसेस पावर। तो जो दूसरा बचा, ठीक है, बेसिकली ये वो कंपोनेंट हुआ जो पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना। तो इसको हम बोल देते हैं एज वॉटलेस करंट। समझ आया बच्चों लॉजिक? कि दिस इज द करंट विच डज नॉट प्रोवाइड एनी पावर। तो ये मैंने आरएमएस लिखा है, ऑब्वियसली आप इंस्टेंटेनियस या पीक वैल्यू भी लिख सकते हो। हाँ बच्चों, ये बात हो गई क्लियर? ओके, हाँ जी, आगे। मुझे देखना है करेक्शन आपके पास हुई हुई है कि नहीं। अच्छा, ये बच्चों एक बार क्वेश्चन समझ लो कैसे करना होता है, ठीक है। मतलब ये कई बार ना एकदम समझ नहीं आता क्या करना है। देखो आपको कहा है कि 20 वोल्ट 5 वॉट लैम्प इज यूज्ड इन एसी मेन 220 वोल्ट्स और 50 साइकिल्स पर सेकंड, सीपीएस इज साइकिल्स पर सेकंड। Capacitance of capacitor to be put in series to run the lamp, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि जो आपका लैंप था जो कि 20 वोल्ट्स 5 वॉट था, आप उसको किसी और वोल्टेज के अक्रॉस
यूज करना चाहते हो, ठीक है। अब हमें ये बात पता है बच्चों कि जो लैंप होता है उसका एक रेटेड वोल्टेज होती है, रेटेड करंट होता है, राइट। तो हमें बस ये करना है कि जो हमने नया सर्किट बनाया, आपके लिए लैंप इज लाइक अ रेजिस्टर, ठीक है ना। तो जो हमने नया सर्किट बनाया कैपेसिटर लगा के, तो इस नए सर्किट में जो करंट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द रेटेड करंट जो पहले था। अच्छा कौन सा ये बच्चों लॉजिक समझ आया? अच्छा कौन से करंट को इक्वेट करोगे? मतलब जो ये यहां से जो आएगा बच्चों, मतलब ये जो 5/20 करके करंट आया, एक बार सोचना कि ये जो 1/4 करंट आया, ये सबको समझ आया कि ये 1/4 आ गया? आ, आप इसको नीचे वाले सर्किट के आरएमएस करंट से इक्वेट करोगे या पीक करंट से इक्वेट करोगे? एक बार सोच के बताना। आरएमएस, राइट। वो क्यों? क्योंकि हमें तो पावर सेम करनी है ना। नहीं, 20 वोल्ट्स इज नॉट आरएमएस, प्लीज अंडरस्टैंड। ये आरएमएस होगा 20 वोल्ट्स। हाँ हाँ, वो कुछ नहीं मेंशन तो यस, उसको आरएमएस ही मानेंगे। बच्चों आई बात समझ? हम्म, आगे बच्चों। ओके बच्चों, एक ये बच्चों माइंड में रखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 50 और 51 है। चोक कॉइल क्या होती है? चोक कॉइल इज बेसिकली एन इंडक्टर, ठीक है। मतलब एक इतनी बात नोट्स में लिख लो कहीं, या जैसे भी, कि व्हाट इज चोक कॉइल, वो एक इंडक्टर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका आंसर भी इससे बन गया कि अगर वो इंडक्टर ही है तो आप क्या चाहोगे?
हाई इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, राइट? एंड व्हाट क्वेश्चन नंबर 51? तो बच्चों क्या होता है कि मान लो रियोस्टैट का काम क्या होता है? रियोस्टैट इज वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है? तो मान लो आप सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस चेंज करके करंट चेंज कर रहे हो, उसकी जगह मान लो आप इंडक्टेंस चेंज करके करंट चेंज करो, तो दोनों में क्या फायदा नुकसान है बताओ? हीट लॉस बच गया ना? आपको याद है मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था एक बार, फैन के रेगुलेटर वाला? तो जो पहले रेगुलेटर्स होते थे, बड़े बड़े जो बॉक्सेस से होते थे, वो क्या था? सिंपल रेजिस्टर। तो मतलब अगर आपको वहां पे फैन को फास्ट करना है, मतलब आपको करंट बढ़ाना है, तो आप रेजिस्टेंस कम कर रहे हो, और अगर आप फैन को स्लो कर रहे हो तो करंट कम करना है, तो आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होता था बच्चों कि जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हम, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो सेम है, ठीक है? तो रेगुलेटर सिर्फ तब ये करता था कि हाँ चलो ठीक है, आपको फैन कम स्पीड पे चलाना है, तो वो फैन को कम स्पीड पे चला देगा और बाकी एनर्जी को हीट में वेस्ट कर देगा, ठीक है? लेकिन अब जो आने लग गए, आपने देखा होगा रेगुलेटर्स जो वो बिल्कुल छोटे छोटे से नॉब्स आते हैं, राइट? तो उनमें मतलब ये होता है चोक कॉइल, मतलब और कंपोनेंट्स भी होते हैं, चोक कॉइल भी होता है, तो उसमें हमें क्या फायदा हो जाता है कि वहां एनर्जी वेस्ट नहीं होती। इसलिए मतलब अगर आप रेगुलेटर को टच भी करो तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको गर्म फील होगा, बट जो पुराने रेगुलेटर्स होते थे वो गर्म हो जाते थे प्रॉपर। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, और कोई क्वेश्चन? अच्छा ये बच्चों 55th क्वेश्चन में ऐसा है कि मतलब उन्होंने जो आंसर दिया है वो पावर का ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में एनर्जी लिखा हुआ है और आंसर पावर का ही दिया हुआ है, इज इट? या यूनिट्स गलत है? बोथ मतलब? सिर्फ पावर आंसर है बच्चों? ओके, 56 डन। ओके, तो ईएमआई की भी कर लो डिस्कस, एक्सरसाइज 2 करी हुई है? बताओ।
12th question. Two coils of self-inductances are so close that effective flux in one coil is completely linked with the other coil. मतलब हम कह रहे हैं कि वो जो coupling constant है वो 1 है. ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी है बच्चों, टोटल नहीं पूछी. जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना L1 प्लस L2 वाला, वो टोटल का था. जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है वो तो वही होती है सिंपली K रूट L1 L2. आई बात समझ बच्चों? वैसे तो ये डायमेंशनल ही हो रहा था. नहीं, बट एनीवेज आप लॉजिक भी समझ गए हो. ठीक है, ओके. 12th के बाद है 22. Coil is wound on a transformer of rectangular cross section. If all linear dimensions of transformer are increased by factor 2, number of turns per unit length. The same, the self inductance increases by a factor of. तो जो इसमें आप वही वाला केस ले लो जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल. ठीक है, अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम रह रहे हैं, हम उसको उसी की फॉर्म में लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा. तो ये बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एल इंटू ए. एक एल कट गया. तो हमें कहा है कि ऑल लीनियर डायमेंशंस आर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2. तो मतलब लेंथ डबल हो गई और रेडियस डबल हो गया. रेडियस डबल हो गया तो एरिया 4 टाइम्स हो गया. तो ये 8 बन जाएगा आंसर. ओके. 27. 27 में एक्चुअली ये क्लियर नहीं हो रहा बच्चों एग्जैक्टली, है ना, कि जो रेडियस है वो किसका है, वो वायर का है या मतलब हम जो लूप बना रहे हैं उसका है ना. तो बट वैसे अगर हम सोचें तो लूप की बात हो रही होगी. वैसे तो दोनों हो सकते हैं, मतलब कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है वायर का रेडियस. बट लिख लो क्लियरली कि दिस इज रेडियस ऑफ लूप. आशीष आप क्या कह रहे हो, लूप का रेडियस मान के 1:2 बना था आंसर?
या वायर का रेडियस मान के 1:1 आता है। फिर गलत है आंसर। अच्छा, अगर वायर का ही रेडियस माने फिर। बच्चों आपने वो बात कंसिडर कर ली कि वायर की लेंथ फिक्स्ड है। तो अगर आप लूप का रेडियस चेंज करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स। Two coils are made of copper wire of same length। मतलब बच्चों एक बात समझ रहे हो आपकी इस केस में। मतलब n × 2 पाई r जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होएगी। मतलब टोटल लेंथ ऑफ वायर। जो कि है भी खैर। अगर हम आर को रेडियस ऑफ लूप माने तो वो तो अपने आप हो ही गया जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओके, तो हमने फॉर्मूला लगाया वही n² a/l। तो ये n² r² बाय l बन गया। अच्छा, मुझे लग रहा है बच्चों जो आप आंसर 1:1 कह रहे हो वो तो आप इस बेसिस पे ही कह रहे हो, है ना, कि जो n × r कांस्टेंट है। बट व्हाट अबाउट लेंथ l, उसको कैसे फैक्टर इन करोगे? एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन थोड़ी मिसिंग है क्वेश्चन में कि मतलब अगर हमें ये गिवन हो, चलो मान लो कि हमें गिवन हो कि वायर्स जो हैं उनका रेडियस सेम है। तो बच्चों कॉइल की लेंथ क्या होगी? ये बच्चों अगर हम ऐसे माने कि टाइटली हमने टर्न्स दिए हुए हैं तो क्या मैं इस एल को n × d लिख सकता हूँ वे d इज द डायमीटर ऑफ द वायर। आई बात समझ बच्चों? तो तो मतलब बेसिकली n × r² कांस्टेंट हो गया।
तो फिर बी बनेगा। तो आंसर बी है क्या बच्चों, पीछे दिया हुआ? ए बनेगा क्या बच्चों, ए बनेगा, क्या बनेगा? बट बी बन रहा है ना, जैसे हम कर रहे हैं उससे तो। नहीं बच्चों नहीं, हमने गलती कर दी। एन इंटू आर तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा ना। तब हम ऐसे रेशियो बनाए ना, एन स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर एन इंटू डी, रेशियो एन टू आर टू स्क्वायर ओवर एन टू इंटू डी। अब एन वन आर वन और एन टू आर टू तो इक्वल है ही है, क्योंकि वायर की लेंथ तो कांस्टेंट ही है, इजंट इट? तो ये एन टू इज टू एन वन बना ना आंसर। क्या वो एक ही बात बन गई? हाँ ये तो ऑब्वियसली एक ही बात बन जाएगी। तो स्टेप हम मिस तो नहीं कर रहे? अच्छा हाँ, और अगर हम इसको रेडियस ऑफ वायर ही मान ले बच्चों, एक मिनट के लिए, फिर क्या बनता है? करना बच्चों, इसको एक बार रेडियस ऑफ वायर मान के करना, क्या बनता है?
नहीं, फिर 1:3 ही आएगा है ना इसका। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे। 37th। 37th है बच्चों, करंट चेंज की तो बात ही नहीं हो रही। तो फिर तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी ही नहीं। क्या दिया उन्होंने आंसर, डी दिया है या कुछ मान के दिया। डी है। ठीक है। तो जो 40th क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा। बेसिकली दो बैटरीज बन जाएंगी। लेफ्ट हैंड की ऐसी बन जाएगी, राइट हैंड की ऐसे बन जाएगी। तो टोटल 2 BVL बन जाएगा। आपने बैटरी शायद उल्टी ना बना दियो, बाकी तो यही है। और बच्चों आगे। 34th क्वेश्चन। तो बच्चों इसका ये क्वेश्चन में तो बना ही इसलिए हुआ है ना, कि वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव देखने के लिए। इस केस में जो आंसर आएगा वो Q/V आएगा। यहीं पे अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फील्ड होती तो आंसर 0 आता हमारा, राइट। डन बच्चों। ओके। तो बच्चों हम यहाँ पे थे लास्ट टाइम। तो बच्चों जो हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था, उसी की एक दूसरी फॉर्म मैंने लिख के दी है। इसको ट्राई करना बच्चों।
तो बच्चों बस मतलब बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे, मुझे बस ये बता दो कि इसमें इंटेंसिटी किस तरह लिखोगे आप। जैसे ऊपर वाले केस में तो क्या हुआ कि हम मान रहे हैं कि सारी पावर स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर है वो सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना, क्योंकि लॉन्ग दिया है बहुत। तो बस इंटेंसिटी आपकी P ओवर 2 पाई RL हो जाएगी ना, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। राइट, सबको क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ EM वेव की। अभी हम जो पढ़ने लगे हैं बच्चों, ये बिल्कुल डिट्टो सेम है जो मतलब क्लास 11th में हमने वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बट आपकी हालत देखते हुए आई थिंक दोबारा कर लेते हैं। तो मैं आपको वो सारी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज करवा देता हूँ, और साथ ही साथ इस चैप्टर के साथ भी हम उसको रिलेट कर लेते हैं एग्जैक्टली कि वो कैसे आएगा। ठीक है, तो आपको याद है बच्चों क्लास 11th हमने ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिखी थी ना। तो EM वेव की जो है वो ट्रैवलिंग वेव है, वो मैकेनिकल है या EM वेव है इससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो उसके कॉन्स्टेंट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी इक्वेशन तो वैसी ही होगी। राइट, तो एक EM वेव की बच्चों जो इक्वेशन है जैसे हमने देखा था वो सिंपल ट्रैवलिंग साइन वेव ही है। तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसको हम कोई कंबाइन करके सिंगल नहीं बना सकते एट आर लेवल, हम इसको सेपरेटली ही लिखते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन है और मैग्नेटिक फील्ड की ये इक्वेशन है। ऑफ कोर्स हमें रिलेशनशिप्स पता है इनके बीच में कुछ कुछ जो हमने पहले पढ़े थे, बट एज सच हम इनको लिखेंगे सेपरेटली। ये बात बच्चों समझ आती है कि ये दोनों मतलब सेम हो इनकी टर्म्स, साइन की, साइन या कॉस या वटेवर जो भी आएगा। उसका क्या रीजन होगा? सेम फेज है ना, अगर सेम फेज होना है तो ऑब्वियसली ये जो पूरी टर्म बनेगी उसको तो सेम होना ही पड़ेगा। ओके, तो यहां से बच्चों हमें क्या क्या पता चलता है। एक तो जो हमने पहले लिखा था कि जो E/B होता है ना, या फिर E0/B0 कह लो, वो C होता है वेव स्पीड। और वो वेव स्पीड वेव इक्वेशन से कैसे निकलती है, ω/k से। राइट, तो इन अदर वर्ड्स बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो, अगर मैं आपको E की इक्वेशन दे दूं, क्या आप उससे B की इक्वेशन लिख सकते हो? यस, है ना, क्योंकि B0 निकल आएगा E0/C करके, और C आपका वहां से उससे निकल ही आया इक्वेशन से। राइट बच्चों, बट यस अभी तक मतलब जितना हमने लिखा है इससे हमें डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा है ना। हमें ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। क्या चल रहा है पता है बच्चों? नहीं चल रहा। ठीक है, दूसरी बात ये सेम फेज में होते हैं, वो हम क्लियर कर चुके हैं। अच्छा बच्चों ये जो मतलब ये जो टर्म होती है याद करो, kx - −ω t, ये x क्या है, इससे डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा हमें।
ये जो साइन के अंदर x की टर्म आ रही है, ये हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। बच्चों फिर से रिकलेक्ट करो, वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वो दो अलग बातें हैं ना। तो ये जो अंदर वाली टर्म आ रही है कि एक्स माइनस ओमेगा टी, इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो आपको याद होगा हमने क्लास 11th में, अच्छा नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए, आपको नहीं याद होगा कि हमने क्लास 11th में दो केस पढ़े थे कि अगर तो ये के एक्स और ओमेगा टी के साइंस ऑपोजिट होते हैं तो वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, और अगर सेम साइंस होते हैं तो वेव माइनस में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चल गया कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का नहीं पता चला, बट आपको ये पता चल गया कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो अंदर जो भी होता एक्स वाई जेड वॉट एवर कुछ भी होता, आपको उससे वेव के ट्रैवल करने की डायरेक्शन पता चल जाती। लिख लिया बच्चों? तो बच्चों इन अदर वर्ड्स आपको स्टिल ई वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शंस नहीं पता, बट यस आपको ई क्रॉस बी की डायरेक्शन मिल गई, इजंट इट? तो आपको ये पता है अब कि ई परपेंडिकुलर टू बी होता है, और हमें ये भी पता चल गया कि ई क्रॉस बी की क्या डायरेक्शन। तो जैसे बच्चों ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही अगर मैं आपको ये बता देता एडिशनली लेटस से कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको कह देता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के कैप के अलोंग है, तो बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी? यस, तो सबको समझ आ गया ना कि वो माइनस जे कैप के अलोंग होगी।
तभी ई क्रॉस बी जो है वो आई कैप आएगा, isn't it? ओके, तो चेक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो ये आपको ई और बी गिवन है। ये नोट कर लो, ये बी नॉट की वैल्यू 10 है। कर लिया बच्चों नोट? अच्छा, तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर इस तरह से बच्चों दिया हुआ है तो बताओ के क्या होगा?
गुरसाहिल ठीक है। बाकी लोग भी सोचो। निष्ठा विदुषी ठीक है। अंकीरत ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब नॉर्मली तो आप उसको मतलब हमारे एक ही में दिया होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी या कुछ। इस केस में आप क्या करोगे, मतलब जैसे हम वेक्टर्स वगैरह में नहीं करते, आप इसको इस तरह से लिख दोगे कि स्क्वायर से डिवाइड करके √13 × 2x + 3y अपॉन √13 माइनस ओमेगा टी। ठीक है। तो ये नॉन मेड वाले बच्चों आपको थोड़ा सा इसकी बेटर सेंस समझ आएगी जब आप 3D पढ़ लोगे। बट चलो एक बार सारे ही सोचो बच्चों। अच्छा ये मैंने थोड़ा ऐसा लिख दिया, मतलब वो √13 तो सिर्फ मतलब इसके साथ आएगा। और ये बात समझ बच्चों। ओके, तो यहां से बच्चों वेव की डायरेक्शन क्या होगी? वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी, मतलब अगर वेक्टर लिखना हो। यस, मतलब बेसिकली ये जो है ये यूनिट वेक्टर ही बन जाता है। ठीक है, मतलब दिस इंप्लाइज की वेव travels along
2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन रूट। ठीक है बच्चों, इसको हम प्रूव नहीं कर रहे, प्रूफ ज्यादा मैथमेटिकल हो जाता है। बस आप एक तरह से ऐसे सोच लो कि हमने कंपेयर करके बना दिया कि जैसे अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो वेव आई कैप के लॉन्ग ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम इस तरीके से यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। आई बात समझ बच्चों? तो अब और क्या क्या देखो बच्चों, यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम अगर हम सोचें। अगर ये दे दिया कि वेव वैक्यूम में ही ट्रैवल कर रही है तो उधर से हमारे पास सी तो पता ही है हमें, फिर है ना। अगर सी पता है तो उससे ई नॉट आ गया हमारे पास। राइट, के हमने निकाल लिया √13 करके। अगर के निकाल लिया बच्चों तो इससे हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं। अब तो ओमेगा बन गया हमारा √13c। राइट बच्चों, तो बच्चों पूरा सॉल्यूशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर हम सोचें कि हम ए कैप और बी कैप के लिए क्या रिलेशंस लिख सकते हैं बच्चों इस इक्वेशन से। मतलब व्हाट ऑल डू वी नो अबाउट ए कैप एंड बी कैप? बिल्कुल ऑब्वियस है, कुछ सोचना नहीं है ज्यादा। एक तो वो परपेंडिकुलर है ना, ए कैप और बी कैप। तो परपेंडिकुलर का रिजल्ट क्या होता है? ए डॉट बी जीरो, है ना। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी होगा वो यही होना चाहिए, वेव की डायरेक्शन। ये इक्वेशन समझ आई बच्चों? तो बच्चों हमें ये ऐसे सॉल्व करना नहीं आता कि हम कहें कि इससे हम ए कैप और बी कैप ही निकाल लेंगे। बट हाँ, हम ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा ए कैप बी कैप, राइट। तो ये बच्चों मैं आपको मतलब आइडिया दे रहा था कि कैसे क्या क्या मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं, समझ आ गया आपको? आप मैथ्स में थोड़ा सा सीखोगे भी, देयर इज समथिंग लाइक वेक्टर इक्वेशंस, जिससे आइडिया लगेगा कि मतलब कैसे कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, बाकी अपना काम तो इससे चल जाएगा। राइट बच्चों, क्लियर? ओके, तो अब बच्चों द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब कि ये जो ईएम वेव्स हैं, अगर हम इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या अलग अलग वेवलेंथ्स की बात करें, उन सबको अगर हम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की बच्चों ईएम वेव्स हैं, इनकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों ये जो फिगर बना हुआ है, दिस फिगर इज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ्स एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फोकस ओनली ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द टाइम बिंग। तो आप देख सकते हो कि हमने स्टार्ट किया है विद वेवलेंथ्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ और वो नीचे बच्चों जो फिगर बना हुआ है वो इसीलिए है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि भाई हाँ, हम किस साइज की बात कर रहे हैं। तो मतलब 10⁻³ इज लाइक द साइज ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, राइट, स्काईस्क्रेपर्स, 1 किलोमीटर हो गया। और हम बच्चों जा रहे हैं टू वेवलेंथ एज स्मॉल एज 10⁻⁻12 मीटर्स, जो कि साइज बन जाता है एटॉमिक न्यूक्लियाई का। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से हमने बच्चों इन ईएम वेव्स के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखो वेवलेंथ वाले में देखो कि जो सबसे बड़ी वाली है उसको रेडियो बोला, उससे अगली वाली को माइक्रोवेव बोला, फिर इंफ्रारेड बोला, फिर विजिबल। विजिबल किसको बोलते हैं हम बच्चों? जो लाइट है ना? तो लाइट इज नथिंग बट ईएम वेव, और उसकी क्या खासियत है? बस कि हम उसको देख सकते हैं, मतलब आवर आईज आर built in such a way कि we are able to see EM waves of some particular wavelengths। तो उन particular wavelengths को हमने क्लासिफाई कर दिया है लाइट। राइट बच्चों? तो जी एक्सरे, गामा रे, तो बच्चों के आपने कई टर्म्स बहुत बार सुनी भी हैं। तो जो रेडियो वेव है बच्चों, मतलब जो हमारे पास रेडियो का सिग्नल आता है। माइक्रोवेव, मतलब जो माइक्रोवेव के अंदर वेव्स होती हैं। जो हमारा मोबाइल का सिग्नल है, जो हमारा ब्लूटूथ का सिग्नल है, जो हमारे रिमोट का सिग्नल होता है जिससे हम टीवी ऑपरेट करते हैं या एसी रिमोट कर ऑपरेट करते हैं, जो हमारा वाईफाई होता है। ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एवरीथिंग फॉल्स इन दिस कैटेगरी ऑफ ईएम वेव्स ब्रॉडली। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि उस ईएम वेव का क्या साइज है, उसके हिसाब से, मतलब क्या वेवलेंथ है, उसके हिसाब से बच्चों उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस है। ठीक है, ब्रॉडली समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो व्हाट वी आर सपोज टू नो इज, मतलब ये बच्चों थोड़ा सा याद रखने वाला काम है। ये बच्चों एनसीईआरटी का टेबल है। ठीक है, तो वैसे क्या होता है कि मतलब ना ये जो रेंज होती है कि किसको रेडियो बोलना है, किसको माइक्रोवेव बोलना है, वो इतनी कोई प्रॉपर डिफाइंड नहीं होती। मतलब जैसे आप देख सकते हो कि माइक्रोवेव की भी लिमिट 1 mm हो गई, इंफ्रारेड की लिमिट भी 1 mm हो गई। तो बॉर्डर लाइन पे हम कभी डिफाइन नहीं कर पाते कि उसको माइक्रोवेव ही बोलना है या उसको इंफ्रारेड ही बोलना है या सो ऑन। तो दिस इज अ ब्रॉड रेंज।
बट हमें इसके हिसाब से बच्चों ये मतलब हर टाइप की ईएम वेव का हमें क्या देखो क्या कुछ बच्चों याद रखना होता है। वी नीड टू रिमेंबर कि उसकी वेवलेंथ रेंज क्या है। वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द फ्रीक्वेंसी रेंज। बट आप एक ही याद रख सकते हो सिर्फ वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज तो अपने आप निकल आएगी सी से रिलेट करके, इजंट इट? फिर बच्चों उसकी प्रोडक्शन कि आप उस टाइप की वेव को कैसे प्रोड्यूस करते हो, उसकी डिटेक्शन कि आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमने कोई मतलब फर्दर वर्किंग में नहीं जाना या एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना कि हाँ जी ये कैसे आया क्यों आया। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल याद रखना है। ओके, एंड एक और चीज भी जो याद रखनी है बच्चों, वो है इन सबके यूजेस। ठीक है, तो हमने ये सारा कुछ याद रखना है। तो ये मतलब मेंस और नीट दोनों में ही हमारे को मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये बच्चों बात समझ आ गई? ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। मतलब आप तो नोट ये करो कि ये जो मैंने 5 चीजें लिखी हैं, कि हमें क्या कुछ पता होना चाहिए। तो तो बच्चों बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे आ गई, मतलब ये जो यूजेस हैं वो हमने देखने हैं मॉड्यूल में से। बच्चों बात समझ आ रही है क्या करना है हमें? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बच्चों, ठीक है, जिससे यूजेस का, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। बच्चों मतलब जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है ना, उसको हम उसी तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ये जो रेडियो वेव्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप देख रहे हो कि तो हम बात कर रहे हैं कि दीज आर द साइज ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, 10⁻³ का जो ऑर्डर है। तो बच्चों इसीलिए ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जैसे जब हम रेडियो यूज करते हैं तो मान लो बच्चों आपने जैसे हम घर के अंदर भी रेडियो यूज करते हैं, मतलब कई बार एंटीना होता है कई बार नहीं होता, तो भी ठीक ठाक रेडियो सिग्नल आ जाता है। ठीक है, बट मान लो आप बेसमेंट में चले जाओ, लिफ्ट में चले जाओ, क्या तब रेडियो सिग्नल आता है बच्चों? कभी एक्सपीरियंस किया? तो तब रेडियो सिग्नल बच्चों ब्रेक करने लग जाता है। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण ये है बच्चों कि ये जो रेडियो सिग्नल है, रेडियो वेव है, वो है ही इतनी बड़ी कि वो सीधा बेसमेंट तक पहुंच ही नहीं पाती या लिफ्ट के अंदर पहुंच ही नहीं सकती वो। समझ रहे हो बात बच्चों? बिल्कुल वही चीज है बच्चों, जैसे जो टीवी का सिग्नल होता है। टीवी के सिग्नल के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल केबल टेलीविजन।
तो केबल टेलीविजन के लिए हमें छत पे डिश लगानी पड़ती है ना? क्या हमारा सेट टॉप बॉक्स ऐसा नहीं बन सकता कि वो सीधा ही सिग्नल रिसीव कर ले? जब सिग्नल तो हवा में ही है, तो हमें छत से वायर डाल के क्यों सिग्नल सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचाना पड़ता है? सोचो एक बार। तो अगेन, जो टीवी सिग्नल होता है बच्चों, वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो टीवी सिग्नल भी सीधा हमारे घर के अंदर एंटर ही नहीं कर पाता, ठीक है? तो इसीलिए हम उसको, मतलब जैसे छत पे पहुंच जाएगा वो, तो डिश ने उसको छत से कैप्चर किया और फिर डिश से वो वायर के थ्रू अंदर आ गया। आई बात समझ बच्चों? अच्छा, ऐसे ही सोचो। चलो, नाउ दिस वन इज मोर रिलेटेबल। जैसे बच्चों मोबाइल का सिग्नल होता है, आ, जैसे आप अपने रूम में बैठे हो अभी, मोबाइल का सिग्नल बच्चों रूम के अंदर कहाँ से आता है? मतलब बाहर उसका टावर लगा होगा, टावर से रूम के अंदर वो सिग्नल कैसे पहुंच रहा है? बताओ बच्चों। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर के अंदर एंटर कैसे कर रहा है वो सिग्नल, या आपके रूम के अंदर कैसे एंटर कर रहा है? नहीं, तो बच्चों देखो, एक बात समझो। जो मोबाइल का सिग्नल है ना, वो दीवारों के अंदर से नहीं आ सकता पेनिट्रेट करके, ठीक है? तो वो जो सिग्नल है, वो थोड़ा बहुत तो, जैसे मान लो आपके खिड़कियां लगी हुई हैं, तो मतलब जो शीशे हैं, जैसे आपको याद है लाइट की रिफ्रैक्शन होती है, या फिर हम रेडिएशन में पढ़ते थे कि जो सिग्नल उसने ट्रांसमिट कर दिया, तो थोड़ा बहुत सिग्नल तो जो शीशे हैं उनसे ट्रांसमिट हो गया, ठीक है? जैसे मतलब सीधी सी बात है, बाहर की लाइट भी तो अंदर आ ही रही है ना, बट शीशों से जो रेडियो सिग्नल है वो नहीं आ पाता बहुत ज्यादा, या दीवार से तो बिल्कुल ही नहीं आ पाता। बताओ क्यों? लाइट की वेवलेंथ तो बहुत छोटी है। वो उतनी छोटी सी वेवलेंथ तो आप इस तरह सोचो कि जो दीवार के बीच के गैप हैं, या दीवार नहीं, शीशे के जो बीच के गैप होते हैं, उनके अंदर से ट्रैवल करके आ सकती है। बट जो मोबाइल का सिग्नल होता है, जो वो थोड़ा बड़ा वेवलेंथ का होता है, तो वो दीवारों में से या शीशे में से ट्रैवल करके नहीं आ पाता। तो फिर बच्चों वो कहाँ से आता है? वो आता है जो भी थोड़े बहुत एयर गैप्स होते हैं, राइट? जो दरवाजे के नीचे साइड्स पे खिड़की खुली हुई है या कुछ है, ये जो छोटे मोटे एयर गैप्स होते हैं ना, उसी से ही मोबाइल सिग्नल अंदर आ रहा है।
मतलब आप ऐसे सोच लो कि जहां जहां से हवा आ रही है आपके रूम के अंदर बाहर से, वहीं वहीं से ही मोबाइल सिग्नल भी आ पा रहा है। अगर आप बिल्कुल सील कर दो अपना रूम, ठीक है, टोटली सील, एयर सील कर दिया कि बाहर की कोई हवा भी अंदर नहीं आ पा रही, तो मोबाइल सिग्नल भी नहीं आएगा। बात समझ रहे हो बच्चों? हाँ, इसीलिए बेसमेंट वगैरह में मोबाइल सिग्नल भी ज्यादा अच्छा नहीं आता, फॉर द सेम रीजन। लिफ्ट के अंदर मोबाइल सिग्नल बहुत कम हो जाता है। तो जहां जहां पे आप एयर गैप्स कम करते जाओगे, वहां वहां पे आपका सिग्नल वीक होता जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ये शायद मेडिकल स्टूडेंट्स ज्यादा रिलेट करेंगे। जैसे जब हम कहते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट है, वो कैसे होती है बच्चों? कैंसर होता क्या है? कुछ ऐसा होता है ना कि बॉडी के अंदर कुछ, मतलब सेल्स की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है बच्चों? जिसको शायद कीमोथेरेपी वगैरह कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम तो रेडिएशन डाल रहे हैं बॉडी के ऊपर। वो रेडिएशन जो है बच्चों, उसकी वेवलेंथ जो है वो उसी ऑर्डर की है जिस ऑर्डर का वो सेल है। ठीक है। तो आई थिंक गामा रेज यूज होती हैं शायद कैंसर ट्रीटमेंट में। तो गामा रेज का यूज होने का रीजन यही है कि जो गामा रेज का साइज है, और जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, वो जो जो भी वो कैंसरस सेल्स होते हैं, उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम उसी ऑर्डर का होता है। ठीक है। तो जब हम वो रेस डालते हैं तो उससे वो सेल्स डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। और बच्चों वही उसका साइड इफेक्ट भी होता है कि, मतलब ऑब्वियसली उस रे को नहीं पता कि हार्मफुल सेल कौन सा है और यूजफुल सेल कौन सा है। तो मतलब सारे टाइप के सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। तो मतलब वो जो रे है, इट कैनॉट पिक एंड चूज कि हाँ इसको किल कर देते हैं, इसको नहीं करते। लग रहा है आइडिया बच्चों? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे ही बच्चों, हम, आपने सुना होगा ना कि जब वो, मतलब जो हमारे घर में वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, उनको आरओ बोलते हैं, एक एक यूवी भी बोलते हैं उसमें कि यूवी फिल्टर है। तो वो यूवी क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। तो मतलब जो यूवी प्यूरिफायर है या यूवी फिल्टर भी बोल देते हैं उसको, उसकी क्या खासियत है कि बेसिकली वो वाला जो प्यूरिफायर होगा, वो वाटर के अंदर यूवी रेज डालेगा। ठीक है। ये आजकल ना उसमें भी चला है, मतलब क्लीनिंग के अंदर भी चला है आजकल ये ड्रामा, कि भाई हाँ जी हम आपके घर को यूवी सैनिटाइज करेंगे। तो व्हाट इट मींस इज कि दे विल पुट यूवी रेज, मतलब उसको चाहे पानी में डालो, उसको चाहे कारपेट पे डालो या कुछ भी करो। तो उससे क्या होगा बच्चों? तो उससे वाटर के वो वाले जर्म्स या वो वाले सेल्स जो यूवी के साइज के हैं, ठीक है, आप समझो यूवी की इंपॉर्टेंस क्या है। यूवी की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि भाई उस साइज के सेल्स या जो भी होंगे बैक्टीरिया, वो किल हो जाएंगे जो यूवी में फॉल कर। आई बात समझ? तो इसीलिए मतलब हम वेरियस प्रोसेसेस यूज करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो अपने घर पे वाटर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं, वो 8-10 तरीके के उसमें वो नहीं लगे होते कार्ट्रिजेस, जैसे अगर कभी वो रिप्लेस हो रही हो, कि यूवी अलग है, आरओ अलग है, एक कुछ कार्बन होता है, कुछ ऐसे 8-5-6 चीजें होती हैं। मतलब जितना महंगा लगवाओगे उतनी ज्यादा चीजें होंगी। उसका क्या लॉजिक है? यही कि वो हर अलग अलग टाइप के जर्म्स को किल कर सकता है। ठीक है। मतलब देर इज नो सच टेक्नोलॉजी जो हम कहें कि भाई वो हर साइज के जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। आपको अलग अलग टाइप के जर्म्स के लिए अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज अप्लाई करनी पड़ती है। ये बात समझ आ रही है बच्चों?
देखो बच्चों, ऑनलाइन का एक और फायदा, थोड़ी बहुत लंबी खींच सकते हैं क्लास। ऐसे ही बच्चों, ऐसे एक लास्ट एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं ना कि रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस। ये जो मतलब अ, वो जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज, कि वो ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। जैसे आपने शायद आपको आइडिया हो, जैसे जस्ट अभी डेट निकली है बाई चांस सोचो, 9 अगस्त। आपको पता है 9 अगस्त को वो वहां पे हिरोशिमा पता नहीं या नागासाकी किसी एक जगह पे एटम बॉम्ब गिराया गया था, नागासाकी। तो आपने पक्का कहीं ना कहीं बच्चों ये बात पढ़ी होगी कि एक तो उसका इंस्टेंट डैमेज हुआ कि उस टाइम पे बॉम्ब गिराने से जितने लोग मरे, ठीक है, और एक है उसके लॉन्ग टर्म डैमेजेस जो अभी तक चल रहे हैं। मतलब वहां पे कितनी जनरेशन्स आगे की आगे जो बॉर्न हुई उन एरियाज में, मतलब दे आर बीइंग बॉर्न विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि जो बॉम्ब गिराया गया, उस बॉम्ब ने कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस की। वो जो रेडिएशंस होती हैं बच्चों, मतलब दे आर वेरी स्मॉल, अगेन मतलब गामा रेस टाइप की होती हैं, इस ऑर्डर की। तो वो रेडिएशंस क्या करती हैं, आपकी ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट करके आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं कुछ, ठीक है। तो अगर वो वाले सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो चीज फिर आगे आपकी जीन्स में भी कैरी फॉरवर्ड होती जाती है। मेड वाले स्टूडेंट्स, कुछ ठीक कह रहा हूं मैं? थोड़ी बहुत सेंस बन रही है? तो मतलब मुझे एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म नहीं पता, बट जो भी ऐसी चीज होती है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती है, ठीक है, अगर उसके अंदर ही कोई डैमेज आ जाए, तो वो आगे वाली जनरेशन में भी डैमेज आता जाएगा, राइट। तो वो इतनी लीथल, मतलब ये चीज हो सकती है। हाँ, अल्फा बीटा नहीं होती बच्चों ईएम वेव्स, गामा वेव्स होती हैं ईएम वेव्स। वो भी आगे आएगा, अल्फा बीटा तब और क्लियर हो जाएगा। तो मतलब बच्चों, जो मेन बात आपको समझनी है ना कि ये जो वेव्स हैं, उनका जो यूज है वो उसी हिसाब से है जो उनका साइज है, ठीक है। तो उससे आपको एकदम बड़ा क्लियर रिलेट हो जाता है। एक्सरेज अगेन, तो एक्सरेज का जो साइज है वो इस टाइप का है कि वो स्किन को पियर्स कर सकती हैं। मतलब फॉर एक्सरेज, आर स्किन इज लाइक ट्रांसपेरेंट, है ना, कि वो हमारी स्किन को पास कर सकती हैं, बट आर बोन्स आर ओपेक। समझ रहे हो कंटेक्स्ट बच्चों? तो उसका रीजन ये है कि स्किन कम डेंस होती है, बोन ज्यादा डेंस होती हैं, है ना। ओके, तो बच्चों एक बार आपने ना ये सारा पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक बार गो थ्रू कर लेंगे यूजेस, और बाकी आप मॉड्यूल में तो कुछ खास नहीं है करने वाला, तो याद ही करना है। मैं नेक्स्ट टाइम बच्चों 3A के ABC पार्ट्स डिस्कस करूंगा, AC चैप्टर के, ठीक है। अभी तक शुरू किया बच्चों ये 3A AC की? नहीं की, फिर तो नहीं कर पाओगे। चलो कोई बात नहीं, फिर ये कल नहीं करते। और कल मेरे ख्याल फिर क्लास अपनी कल फिर कैसे करें, मतलब ये चैप्टर तो अपना ऑलमोस्ट हो गया, मैंने तो सिर्फ डिस्कस ही करवाना है आपको।
अभी कल मैं नया चैप्टर नहीं शुरू करना चाह रहा। अभी पहले ये कंप्लीट कर लो इन सब के काम। हाँ, कैसे करें बच्चों फिर कल? चलो कोई बात नहीं, फिर जितनी होगी उतनी क्लास हो जाएगी, है ना? हाँ, इसका बी पार्ट तो कर लेना। अच्छा करो, कल इसका बी पार्ट और एक्सरसाइज 2 तो करो अलॉन्ग विद दिस थ्योरी, ठीक है? और कुछ मत करो, जो भी है सी पार्ट। तो कल बस मैं ये डिस्कस करवा के इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। और हम ऐसा करते हैं, मतलब कल मैं ना आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। वो जो हमारी कोई 3B पढ़ी थी किसी चैप्टर की, कैपेसिटर्स की पढ़ी है शायद। हाँ, तो जो भी कोई पेंडिंग एक्सरसाइज 3 है ना, मैं वो डिस्कस करवा दूंगा कल। ओके, चैप्टर अपने आप देख लेना, ले आना सारे जो भी हैं। नहीं, ईएमआई की भी जितना भी आपने किया होगा बच्चों, उसको अकॉर्डिंग कर लेंगे, मतलब एटलीस्ट कैपेसिटर और मैग्नेटिज्म वाला तो खत्म करें कल ना। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।